हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीएससी 4 सेमेस्टर का यूनिट नंबर 5 का यूनिट नंबर 5 आपका लगातार चल रहा है, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। और मैंने आपको बताया कि इस यूनिट नंबर 5 में जो मेनली जो बातें होती है वो फोर्स इन 3 डायमेंशंस होता है, आपका नल लाइन होता है, नल प्लेन्स होता है, ठीक है। उसी में और फोर्स इन 3 डायमेंशन ही अभी हमारा चल रहा है, नल लाइन, नल प्लेन अभी उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज हमारा फोर्स इन 3 डायमेंशन की जितनी भी चीजें हैं वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको इसमें ये बताया कि भाई जो फोर्स होता है वो सिस्टम ऑफ फोर्स होता है। मैंने रिजल्टेंट फोर्स आपको बताया, मैंने आपको कपल्स बताया, ठीक है। और मैंने आपको सेंट्रल एक्सिस का डेफिनेशन आपको बताया, मैंने आपको रेंज बताया, मैंने आपको पिंच बताया, पिच बताया। ये सभी चीजें मैंने आपको बताया है और मुझे उम्मीद है कि आपने उन चीजों को बहुत अच्छे से रिकॉल भी किया होगा, ठीक है ना। आज की जो टॉपिक है, जो कि सेंट्रल एक्सिस की अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रल एक्सिस मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको उसका डेफिनेशन मैंने आपको दिया था। मैंने आपको ये बताया था कि सेंट्रल एक्सिस वो एक्सिस होता है जब आप रिजल्टेंट फोर्स और कपल दोनों का डायरेक्शन अगर एक ही हो जाता है, दोनों का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे को कोइंसिडेंट हो जाते हैं, मतलब एक ऐसा लाइन जो कि वही लाइन आपका रिजल्टेंट का भी होता है और वही लाइन जो होता है एक्सिस आप जो सेंट्रल एक्सिस का भी होता है, मतलब वही लाइन जो डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। उसी लाइन को टुवर्ड्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स होता है, उसी लाइन के टुवर्ड्स हमारा क्या होता है, सेंट्रल एक्सिस हो जाता है। तो उस लाइन को हम लोग मतलब उसी लाइन के हमारा कपल हो जाता है। कपल का डायरेक्शन और रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन जो होता है अगर एक ही डायरेक्शन में हो जाता है और एक लाइन के थ्रू हो जाता है तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एक्सिस कहते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि भाई रिजल्टेंट को हम एक लाइन के टुवर्ड कर सकते हैं। जब हम कपल को उसके उसी लाइन के थ्रू अगर हम लेके जाते हैं तो हमारा दो चीजें चेंज होता है। एक हमारा ओरिजिन हमारा ओ से ओ डैश पे चला आता है और उसके बाद हमारा जो कपल होता है वो हमारा जी नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो हमारा होता है कॉस थीटा, जी कॉस थीटा। जी को हम वहां पे करते हैं जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा में हम तोड़ते हैं। मैंने आपको बताया था जी को हम क्या करते हैं, अगर मैं एक नॉर्मल सा चीज आपको बताया था कि उस समय हमारा दोनों चीज हमारा चेंज हो जाता है, दोनों चीज हमारा जो होता है वो हमारा चेंज होता है। मैंने आपको ये चीजें रिकॉल कराया था, ठीक है ना। मैंने आपको ये चीजें अच्छे से मैंने रिकॉल कराया था कि भाई आप इसको देखेंगे कि मान लीजिए एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये आपका आर का डायरेक्शन है, ये हमारा जी का डायरेक्शन है, ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसे कहिए कि ये हमारा मान लीजिए आर का डायरेक्शन है, ठीक है ना। ये हमारा आर का डायरेक्शन है और ये हमारा क्या है, जी का डायरेक्शन है। जी का डायरेक्शन है तो जी को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, तो जिसके साथ ये एंगल बनाता है तो ये आपका जी कॉस थीटा भी होगा और जिसके साथ नहीं बनाता है वो आपका जी साइन थीटा भी होगा। इसका मतलब ये है, ये डायरेक्शन जी कॉस थीटा का होता है और ये डायरेक्शन किसका होता है, जी साइन थीटा का होता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई इसके लिए हमें क्या करना होता है, जब हम एक डायरेक्शन में दोनों को लेकर आते हैं तो ये ओरिजिन जो होता है वो आपका ओ डैश पे भी चला आता है। ये हमारा ओ डैश हो जाता है, ये हमारा ओ डैश हो जाता है और ये एक लाइन होता है जो कि हम ओ सी कहते हैं, ओ डैश सी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओ डैश सी कहते हैं, मैंने आपको पिछली बार बताया था। और ये हमारा आर हो जाता है और यही डायरेक्शन हमारा क्या होता है, जी कॉस थीटा का हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना है कि ये हमारी ओसी लाइन होता है, इसी ओसी लाइन को हम क्या कहते हैं, हम लोग सेंट्रल एक्सिस कहते हैं। तो मतलब उस सिचुएशन में जो कपल होता है वो भी चेंज होता है। कपल पहले जी था, अब क्या होगा, जी कॉस थीटा हो जाएगा। और अब वहां पे जो ओरिजिन था वो ओ से ओ डैश हो जाता है। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था। आज हमें क्या करना है, इसी लाइन के इक्वेशन को फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब लाइन का इक्वेशन क्या होता है, अगर हम लाइन के इक्वेशन की बात करेंगे तो लाइन का कार्टेशियन फॉर्म होता है कि कोई लाइन मान लीजिए किसी पॉइंट x1, y1, z1 से होकर जा रहा है और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो j, b, c है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, उस लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपॉन a होता है इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b होता है इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c होता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो उसी तरह का यहाँ पे इस सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन का लाइन का हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ अ सेंट्रल एक्सिस अगर हम बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस की बात करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं ये ये यूनिट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट यूनिट होता है। अगर आप देखें तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई किसी भी बॉडी पर, किसी भी रिजिड बॉडी पर कई सारे फोर्स लग रहे हैं, उन सभी फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल पॉइंट पर हम एक कन्वर्ट कर सकते हैं, एक उन सभी फोर्स को के इक्विवेलेंट हम एक रिजल्टेंट फोर्स बना सकते हैं। और उस जितने भी उस पे फोर्स लग रहे हैं उसमें हमारा कपल कई सारे बनेंगे और कपल को हम एक रिजल्टेंट कपल के रूप में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। रिजल्टेंट कपल और रिजल्टेंट फोर्स और ये दोनों जो है एक सेम पॉइंट से पास करेंगे, दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हो
हो सकते हैं, लेकिन ये है कि दोनों एक ही पॉइंट से पास करेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। और वो पॉइंट हो सकता है जिस पॉइंट को आप कहेंगे, जहां पे कहेंगे वहां पे उसको लाके उस पॉइंट से हम बात कर सकते हैं कि वही एक ऐसा पॉइंट है। माने ये कहना कि किसी बॉडी पर कई सारे अगर फोर्स लग रहे हैं, किसी बॉडी के कई सारे पॉइंट पर फोर्स लग रहे हैं, इन सभी फोर्स को मिला के एक हम रिजल्टेंट फोर्स बना सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स भी किसी पॉइंट पर ही लगेगा ना भाई, कोई भी फोर्स होता है किसी पॉइंट पर ही लगता है, तो वो पॉइंट आप जिस जगह पे चाहेंगे हम उस जगह पे उसको रख सकते हैं, वो उस जगह पे भी इसको रख सकते हैं। यहाँ देखेंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सेंट्रल एक्सिस ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस, हमें ये फाइंड करना है। तो इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि जो किसी सिस्टम मतलब एक रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी पर उस रिजिड बॉडी के, ये हमारा रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी के कई सारे पॉइंट पर हमारे कई सारे फोर्स लग रहे हैं। अब इनको हम क्या करने वाले हैं, इनको हम एक रिजल्टेंट, इन सभी फोर्सेस के इक्विवेलेंट हम एक रिजल्टेंट फोर्स बनाएंगे और वो एक पॉइंट पे हमारा काम करेगा, ठीक है ना, एक पॉइंट पे काम करेगा। और कपल भी जो होगा वो भी हमारा एक रिजल्टेंट कपल के फॉर्म में बनेगा, वो भी एक उसी पॉइंट से काम करेगा जिस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स हमारा वर्कआउट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने पहले से भी देखा था, यहाँ पर भी आप देखेंगे। आप लैंग्वेज अगर आपको लिखना है, थोड़ा उसको लैंग्वेज में अगर आपको देना, तो ये चीज आप जरूर लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे, अगर हम यहाँ से सोल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ से अगर हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ से, तो हम यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे। अगर मान लीजिए, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स आपका होता है, रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो कैपिटल आर होता है, और कैपिटल आर स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर होता है। जहां पे एक्स क्या है, एक्स जो है एक्स डायरेक्शन में ये है आपका पॉइंट, ये जो है आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका क्या है वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या है जेड एक्सिस है, और ये आपका क्या है रिजल्टेंट फोर्स है। मान लीजिए एक पॉइंट मैंने लिया है, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया है, और इस पॉइंट पर हम लोग यह बात कर रहे हैं, यहाँ से ये आपका रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है ना। ये वाला ओरिजिन पर इसको सभी चीज को ओरिजिन पे लेकर आ रहे हैं, और ये हमारा जी है, ये हमारा जी है, इनके बीच का एंगल समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, इस तरीके से हम चीजों को बना रहे हैं। मैं आपको चीजें एकदम क्लियरली तरीके से बता रहा हूँ कि कई सारे फोर्सेस है, एक्स इन सभी फोर्सेस का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो हमारा कैपिटल एक्स है। वाई क्या है, कैपिटल वाई, वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं, वाई डायरेक्शन में उस फोर्स, जितने भी फोर्स लग रहे हैं सभी फोर्सेस का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में। और जेड क्या है, सभी फोर्सेस का जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि कैपिटल एक्स जो होता है समेशन में आपका एक्स आर कह सकते हैं, एक्स आर समेशन में आप एक्स आर कह सकते हैं, समेशन में आप एक्स आर कह सकते हैं, आर इक्वल टू 1 से एन कह सकते हैं। कैपिटल वाई भी इसी तरीके से कर सकते हैं, समेशन में वाई आर कह सकते हैं, समेशन में वाई आर इक्वल टू 1 से एन कह सकते हैं। और कैपिटल जेड बराबर भी इसी तरीके से कह सकते हैं, समेशन में जेड आर इक्वल टू 1 से एन, आप ऐसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बात करूंगा कपल, रिजल्टेंट कपल की बात करते हैं, तो रिजल्टेंट कपल हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट रिजल्टेंट कपल की अगर बात करेंगे तो रिजल्टेंट कपल भी आपका जी होता है, और जी स्क्वायर बराबर क्या होता है एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर होता है। जी स्क्वायर बराबर क्या होता है एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर होता है। ध्यान से देखिएगा मेरी बात। तो यहां से अगर हम एल की बात करेंगे तो एल आपके सामने आएगा, एल भी क्या होता है, एल जो होता है एक्स डायरेक्शन में जितने भी हमारे कपल वर्क करते हैं वो हमारा होता है। तो इसको लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इसको समेशन यूज करते हैं। यहां से आप लिखते हैं वाई आर जेड वाई आर, ठीक है, जेड आर माइनस जेड आर, ठीक है, और यहाँ से आप वाई आर करते हैं, है ना, आर इक्वल टू 1 से आप एन ले लीजिए। यहाँ से m की बात करेंगे तो यहाँ से r इक्वल टू 1 से आप n लेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा n है, तो यहाँ से लिखेंगे जेड आर, ठीक है ना, और यहाँ से एक्स आर माइनस का एक्स जेड आर, और यहाँ से आप लिखेंगे एक्स आर, ठीक है, और यहाँ से जेड आर करेंगे। तो ये आपने लिखा यहाँ से। और यहाँ से अगर हम n की बात करेंगे तो समेशन होगा r इक्वल टू 1 से n, ठीक है, और यहाँ से आप लिखेंगे एक्स आर हो गया, और यहाँ से आप लिखेंगे एक्स आर, और यहाँ से लिखेंगे वाई आर, एक्स आर वाई आर माइनस वाई आर, और यहाँ से एक्स आर। ये सभी चीजें मैंने आपको बताया है,
जो भी बच्चा सोचेगा कि मैंने नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं, ये सब चीजें मैंने आपको बताया है। आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सभी चीजों को मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, काफी अच्छे से मैंने बताया हुआ है। आपको क्लियर होना चाहिए ये चीजें होता है यहाँ से, क्लियर है ना। अगर हम पॉइंट मान लीजिए एबीसी ले लेते हैं, अगर आप पॉइंट आप यहाँ से एबीसी ले लेते हैं तो ए जेड करके आएगा, बी आएगा, ऐसे ऐसे करके वहां पे आता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ से समझ रहे कि नहीं समझ रहे, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? देखिए एक बात आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से ये करना है कि मैंने आपको बताया था कि जब हम सेंट्रल एक्सिस की बात करते हैं तो ओरिजिन जो होता है वो आपका ओ से ओ डैश हो जाता है, ठीक है ना। फॉर सेंट्रल एक्सिस, फॉर सेंट्रल एक्सिस, फॉर सेंट्रल एक्सिस, जो सेंट्रल एक्सिस होता है, जो ओरिजिन जो होता है वो ओ से ओ डैश हो जाता है। मतलब चेंज क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स नहीं चेंज होता है, फोर्स हमारा वही से रहेगा, ओरिजिन हमारा ओ से ओ डैश पे जाता है। कपल भी हमारा चेंज होता है, कपल जो होता है हमारा जी कॉस थीटा होगा, उस समय उसका एक्स डायरेक्शन में जो होता है वो एल डैश होता है, वाई डायरेक्शन में क्या होता है वो एम डैश होता है, और जेड डायरेक्शन में क्या होता है एन डैश होता है, ठीक है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यहाँ से आप चीजों को देखिएगा, मैं यहाँ से लिखूंगा, यहाँ से यहाँ पे एक लैंग्वेज में आपको दूंगा, ठीक है ना। यहाँ से मैं आपको यहाँ पे लैंग्वेज देने वाला हूँ और आप इस चीज को समझेंगे कि जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ उसको आप क्लियर करिएगा। जब आप इसको क्लियर कर लेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। अगर हम यहाँ से लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है ना, फॉर सेंट्रल एक्सिस, ओरिजिन जो होता है वो शिफ्ट होता है ओ से ओ डैश पे चला जाता है, ठीक है ना। ओरिजिन हमारा कहाँ चला जाता है, ओ से ओ डैश पे चला जाता है, ठीक है, क्लियर है। उस समय जो हमारा होता है, ठीक है ना आप यहां से लिखिएगा लेट पी, जिसका कोऑर्डिनेट है आपका अल्फा कामा बीटा कामा गामा, ध्यान से देखिएगा, लेट पी जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा कामा बीटा कामा गामा ऑन एनी पॉइंट ऑन द सेंट्रल एक्सिस। तो आप लिखेंगे बी अ पॉइंट ऑन सेंट्रल एक्सिस। ये हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं कि सेंट्रल एक्सिस पर हमारा एक पॉइंट है और सेंट्रल एक्सिस का आपका पॉइंट है, ठीक है। या आपने एक पॉइंट माना कि हमारा सेंट्रल एक्सिस पे ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा कामा बीटा कामा गामा। क्योंकि भाई लाइन के क्वेश्चन अगर आपको फाइंड करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि किस पॉइंट से वो पास करता है, तो इस पॉइंट से वो पास करता है, ठीक है ना। अब यहां से अगर आप चीजों को देखेंगे तो क्या आपको मिलेगा यहाँ से एट पी द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, एट पी द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। ध्यान से देखिएगा एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड क्या है, ये एक्स वाई जेड है कि एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स के कंपोनेंट है वो है, वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्स के कंपोनेंट है वो कैपिटल वाई है, और जेड डायरेक्शन में जितने भी फोर्स के कंपोनेंट है वो कैपिटल जेड है। तो एट पी द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड आर रिमेन, ये आपका क्या होगा, आर नॉट चेंज, ये सेम रहेगा, ये आपका नहीं चेंज बदलेगा, ठीक है। आर अनचेंज मतलब ये चेंज नहीं होगा, रिमेन अनचेंज्ड, ये आपका चेंज नहीं होगा। क्योंकि आपको बता दें जब हम ओरिजिन को हम शिफ्ट करके ओडेस पे लेकर आते हैं तो उस समय हमारा रिजल्टेंट हमारा आर ही रहता है, लेकिन आपका जो कपल होता है वो चेंज हो जाता है, ये आपका क्या है अनचेंज हो जाएगा। एंड द वैल्यूज ऑफ एलिमेंट एंड द वैल्यूज ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट होता है ये चेंज हो जाता है, आर चेंज्ड, ये आपका क्या होगा चेंज्ड हो जाएगा। और ये चेंज हो जाएगा तो चेंज होकर क्या बनेगा, तो आप लोग को लिखेंगे, ठीक है ना, यहां से आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे यहां से लेट एल डैश कामा एम डैश कामा एन डैश, एल डैश कामा एम डैश कामा एन डैश बी द आप लिखेंगे यहां से डायरेक्शन को बी द वैल्यूज ऑफ एलिमेंट एल एम एन। भाई देखो ये चेंज होगा तो चेंज होकर क्या आएगा, ये आपका एल डैश एम डैश एन डैश आएगा, ये आपको चेंज होगा तो चेंज होकर क्या आएगा आपका
एल डैश एम डैश और फिर क्या आएगा एन डैश आएगा। तो उस सिचुएशन में अगर मैं बोलूंगा कि एल डैश क्या होगा, ये मैंने आपको पहले बताया है, तो एल माइनस का ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप यहाँ से बीटा पॉइंट का यूज करेंगे, जो आपके सामने ये पॉइंट है उनका आपको यूज करना है यहाँ से। तो एल डैश जो एल जो होगा आप लिखेंगे यहाँ से बीटा जेड लिखेंगे माइनस का समेशन यूज अगर आप नहीं कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, बीटा जेड माइनस का, ठीक है ना, बीटा जेड माइनस का आप लिखेंगे गामा, और यहाँ से ठीक है ना बीटा जेड लिखेंगे और बीटा बीटा को जेड, हाँ बीटा जेड लिखेंगे और माइनस का आप लिखेंगे यहाँ से, ठीक है ना, गामा वाई, गामा लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे वाई लिखेंगे, ये एल डैश हो गया। और एम डैश क्या मिलेगा, तो एम माइनस का आप यहाँ से लिखेंगे गामा 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 लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, गामा एक्स लिखेंगे माइनस का अल्फा जेड लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से एन डैश क्या लिखेंगे आप यहाँ से एन माइनस का आप यहाँ से लिखेंगे अल्फा वाई लिखेंगे माइनस का बीटा, और यहाँ से आप x लिखेंगे। ये सब चीजें मैंने आपको बताया हुआ है, आप प्रीवियस लेक्चर में देखिएगा तो ये चीजें मैंने आपको वहां पे बताया हुआ है। अब ये एल डैश एम डैश क्या है, एल डैश एम डैश एन डैश क्या है, दिस इज द डायरेक्शन रेशियो, दिस इज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ किसका है, कपल का है, जिस डायरेक्शन में कपल वर्क करता है वो भी एक लाइन होगा। और जो एक्स वाई जेड होता है वो क्या होता है, वो मतलब आप ये कह सकते हैं ना कि आपने ये कहा भी था यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज कह सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि फॉर सेंट्रल एक्सिस में होता है कि जो आपका कपल का डायरेक्शन, मतलब जो आपका कपल का डायरेक्शन होगा वही आपका क्या होगा, आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उस दोनों का जो डायरेक्शन एक ही दिशा में जाता है, होता है ना यहाँ पे। तो आप लिखेंगे, जो लिखेंगे द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर, ठीक है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर, एक्शन ऑफ आर, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर coincide with the couple, coincides 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 with the coincides with the couple, coincides with the with the coincides with the coincides with the coincides with the coincides with the couple, coincides with the couple, ठीक है, कपल जो है coincides with the couple। तो कपल का क्या है आपका एल डैश एम डैश एन डैश है। भाई दो लाइन अगर कोइंसाइड करते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो डायरेक्शन रेशियोज का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर आप इक्वल रेशियो में होते हैं। अगर आप इक्वल रेशियोज की बात कर सकते हैं यहाँ से एक्स वाई जेड जो होता है वो आपका क्या होता है, अगर हम एक्स वाई जेड की बात करेंगे, अगर हम एक्स वाई जेड की बात करेंगे भाई कोइंसाइड अगर कर रहे हैं वहां से तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल होंगे, है ना, द डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल then the direction their direction cosine their direction cosines आर प्रोपोर्शनल, वो क्या होंगे आपके प्रोपोर्शनल होंगे, सही बात है, वो क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एल डैश एम डैश एन डैश है, तो एल डैश जो होगा वो कैपिटल एक्स के होगा, और यहाँ से एम डैश जो होगा वो कैपिटल एन के होगा, कैपिटल वाई के होगा, और यहाँ से जो एन डैश होगा वो क्या होगा कैपिटल जेड के होगा, क्योंकि यहाँ से आप एक्स वाई जेड लेंगे। अब आप कहेंगे कि सर डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको मेंशन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ से बोलेंगे, यहाँ से अगर मैं बोलूंगा, यहाँ से आप देखते हैं, यहाँ से आप इसको देखिएगा तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बाई आर का होल स्क्वायर कह सकते हैं, ये आपको मैंने पहले बताया था, ठीक है ना। ये लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं वाई बाई आर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं जेड बाई आर का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कहेंगे ना कि एक्स बाई आर कामा वाई बाई आर कामा जेड बाई आर बी द क्या लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन, है ना, बी द डायरेक्शन कोसाइन, बी द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर, है ना, कर सकते हैं, क्योंकि भाई इनका स्क्वायर करने पर 1 आता है तो डायरेक्शन कोसाइंस होता है। और यहाँ से भी देखिए जी स्क्वायर, इससे भी डिवाइड करिए, तो यहाँ से अगर आप इसको लेकर आएंगे तो क्या मिलेगा आपको जी, मतलब 1 बराबर आपको मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1 बराबर आपको मिलेगा एल बटा जी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या मिलेगा एम बटे जी का होल स्क्वायर और एन बटे जी का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से एल बाई जी क्या है,
दिस इम्प्लाइज दैट आप लिख सकते हैं एल बाई जी कामा एम बाई जी कामा एन बाई जी बी द, आप लिखेंगे बी द डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या है आपका डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ क्या है, ये आपका आर है तो ये आपका जी हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ये जी का हो जाएगा, वो किसका हो जाएगा, आर का हो जाएगा। वो आपका जी का हो जाएगा, वो किसका हो जाएगा, आर का हो जाएगा। सही बात है यहाँ तक, अच्छा बढ़िया। तो यही चीज हम भाई, जब ये दोनों लाइन जो है भाई डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कपल के जो डायरेक्शन है और जो जो हमारा रिजल्टेंट है उनका दोनों का एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड मतलब क्या, वो पैरेलल हो गए, ओवरलैप कर गए। तो ओवरलैप करेंगे दोनों डायरेक्शन को, साइंस का जो होगा वो आपके क्या इक्वल रेशियो में होगा। तो आप ये अगर आप ये कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, एल डैश बाई आप जी डैश जी कर लीजिए यहाँ से, मतलब जी एल डैश बाई जी कर लीजिए, मतलब एल डैश बाई जी कर लीजिए, या फिर आप ऐसे ही रहने दीजिए ना, क्योंकि इक्वल रेशियो में है ना। तो यहाँ से एल डैश बाई एक्स करिएगा, एम डैश बाई वाई, एन डैश बाई जी। अगर आप अपॉन में मान लीजिए यहाँ से जी 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 करते हैं, यहाँ से आप आर आर करते हैं, तो आर आर से कट जाएगा, जी जी से कट जाएगा ना। तो फाइनली हमारा एल डैश अपॉन एक्स ही मिलेगा ना। मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ पे आप एल डैश बाई मान लीजिए जी करते हैं, यहाँ पे एम डैश बाई जी करते हैं, और एन डैश बाई अगर आप जी करते हैं, और यहाँ पे आप आर करते हैं, और यहाँ पे अगर आप आर करते हैं, यहाँ पे अगर आर करते हैं, तो फाइनली जब कटेगा जी से जी जब कट जाएगा तो एल डैश बाई एक्स ही आर से आर भी कट जाएगा, और एम डैश बाई क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, और एन डैश बाई क्या मिलेगा आपको, जेड मिलेगा। मिलने तो यही वाला है ना, मिलने वाला तो यही है आपका। अब एल डैश की वैल्यू क्या आपने निकाला है, तो आप लिखेंगे एल माइनस माइनस हो जाएगा, आप लिखेंगे बीटा जेड माइनस का गामा वाई हो जाएगा, है ना। और यहाँ से क्या मिलेगा, अपॉन कैपिटल एक्स मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको कैपिटल, यहाँ से एम माइनस का क्या मिलेगा आपको, गामा एक्स मिलेगा, है ना। और यहाँ से माइनस का अल्फा जेड मिलेगा, और बटे क्या लिखेंगे यहाँ से आप y लिखेंगे, है ना। और यहाँ से आप बराबर लिखेंगे, यहाँ से बराबर क्या लिखेंगे आप एन डैश की जगह पे n माइनस का यहाँ से अल्फा y लिखेंगे, और माइनस का बीटा आपका x लिखेंगे, और अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ से आप यहाँ से z लिखेंगे। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए भाई एल डैश की वैल्यू लिखा गया, एम डैश की वैल्यू लिखा गया, और एन डैश की वैल्यू, और इसमें कुछ खास किया नहीं गया है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई ये तीनों इक्वल प्रॉपर्टी है, तो हम इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि इस वाले में हम x का मल्टीप्लाई करके नीचे वाले में x का मल्टीप्लाई करें, इस वाले में हम y का मल्टीप्लाई करें, नीचे भी y का मल्टीप्लाई करें, इस वाले में हम z का मल्टीप्लाई करें, नीचे भी z का मल्टीप्लाई करें। तो अगर हम इसमें x का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखिए एक्सएल हो जाएगा, है ना। x का मल्टीप्लाई करेंगे, सब में करेंगे आप, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके ऐड भी करना है यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम एक काम करते हैं, हमको यहाँ पे देखिए हो नहीं पाएगा, लेकिन होगा वो इसी के बराबर होगा, क्या होगा, इसी के वो इक्वल होगा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से मान लीजिए हटा देते हैं इसको, अगर मान लीजिए यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मुझे करना क्या है, ये तीनों बराबर है, बस मुझे क्या करना है कि इसको मुझे थोड़ा सा, यही अगर आप इसको देखेंगे ना तो आप यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ, यही है आपका, आप लिख लीजिए यहाँ से दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, आप यही लिख लीजिए क्योंकि यही होता ही है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। यही आपका दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस होता है, यही आपका क्या होता है, यही आपका दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस होता है। सिंपल से कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, अगर आप चीजों को ध्यान से समझेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अब मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पूरे पार्ट में आप x का मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, इसमें आप y का मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, इसमें आप z का मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, और फिर तीनों को ऐड कर दीजिए, फिर वो जो क्वांटिटी आएगा वो भी इसी के बराबर आएगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो मैं अगले पेज पे चलता हूँ यहाँ से, तो हम यहाँ से देखेंगे, हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो lx हो जाएगा माइनस का, यहाँ से x मल्टीप्लाई करेंगे, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे यहाँ से बीटा जेड माइनस का गामा वाई, क्या लिखेंगे बीटा जेड लिखेंगे माइनस का गामा वाई लिखेंगे, अपॉन क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर आप आगे करिएगा प्लस में, फिर आप यहाँ से एम वाई लिखेंगे माइनस का, ठीक है ना। आप क्या लिखेंगे यहाँ से एम वाई लिखेंगे, और माइनस का लिखेंगे, ठीक है ना। वाई यहाँ से करेंगे तो वाई लिख लेंगे, यहाँ से ब्रैकेट में क्या लिखेंगे गामा, ठीक है ना, गामा एक्स माइनस का अल्फा जेड लिखेंगे, ये आपके सामने लिखेंगे, और फिर इसके बाद आप लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे प्लस का एन एन जेड माइनस का, आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जेड, यहाँ से आप अल्फा वाई माइनस का बीटा एक्स करेंगे, और होल अपॉन क्या करेंगे एक्स स्क्वायर,
प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा यहाँ से, यहाँ देखिए आपका एल एक्स मिलेगा माइनस का बीटा एक्स जेड हो जाएगा माइनस का गामा प्लस हो जाएगा गामा एक्स वाई हो जाएगा प्लस का, यहाँ से देखिएगा एम वाई हो जाएगा यहाँ से माइनस का गामा एक्स वाई हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा अल्फा वाई जेड हो जाएगा प्लस का, यहाँ से एन जेड होगा माइनस का अल्फा वाई जेड होगा माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ से बीटा जेड एक्स मिलेगा और अपॉन क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ये इसी के बराबर चल रहा है जो आपने निकाला था वहां से। अगर आप ध्यान से देखें तो बीटा वाला जो है वो आपका इससे कट जाएगा, बीटा जेड एक्स से बीटा जेड एक्स कट जाएगा, गामा एक्स वाई से गामा एक्स कट जाएगा, अल्फा से और ये कट जाएगा, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा आपको एल एक्स मिलेगा प्लस का आपका एम वाई मिलेगा प्लस का आपका एन जेड मिलेगा और होल अपॉन क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का आपको वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन जेड जो होता है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये तो आपको सामने है भाई, ये तो पता ही है आपका कि ये आपका क्या होता है आर स्क्वायर होता है ना, ये तो आपका क्या होता है आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर अब इसकी बात करेंगे तो एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन जेड जो होता है वो किसके बराबर होता है, जल्दी बताइए किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे k इंटू आर के बराबर होता है, r इंटू के बराबर होता है, r इंटू के बराबर, सही बात है, क्लियर है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस मतलब एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन जेड जो होता है वो r इंटू के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके सामने r से r कट जाएगा तो क्या मिलेगा k बाई आर, k बाई आर को हम क्या कहते हैं पिच कहते हैं, क्या कहते हैं हम पिच कहते हैं, k बाई आर को क्या कहते हैं पिच कहते हैं, ठीक है ना, k बाई आर को हम क्या कहते हैं पिच कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपने सॉल्व किया है, ये जो क्वांटिटी आपके सामने आई है ये आपका पिच के बराबर होता है, मतलब पिच मतलब आप कह सकते हैं के बाई आर के बराबर ही होता है। ये जो क्वांटिटी आपके सामने आती है ये के बाई आर के बराबर होता है। ये छोटी सी बस एक चीज मैं आपको बता रहा था, जो भी सेंट्रल इक्वेशन, जो भी सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन होता है वो हमारा फाइनली वो पिच के बराबर ही आता है, फाइनली ये हमको बताना था और ये हमने जो किया है आपके सामने 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। सिंपल सा है, सिंपल सी चीजें हैं, मैंने आपको जो भी चीजें बताया है, आप जो भी पहले आप इसके डेफिनेशन को निकालने से पहले आप सेंट्रल एक्सिस का डेफिनेशन जाके देखिए, मतलब इसके इक्वेशन को फाइंड आउट करने से पहले आप सेंट्रल एक्सिस का डेफिनेशन जाके देखिए, वहां से चीजें आपको जब क्लियर हो जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, इनवेरिएंट्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा इनवेरिएंट्स क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट देखिए लिखा है ओरिजिन एंड एक्सिस आर चूजन, आप कोई भी ओरिजिन चूज कर लीजिए, कोई भी एक्सिस आप चूज कर लीजिए टू शो दैट ये जो क्वांटिटी है एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर आर इनवेरिएंट्स फॉर एनी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन फोर्सेस। कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस है तो ये जो क्वांटिटी आपके सामने लिखा गया है ना एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन जेड और एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी आपके सामने लिखा गया है ये क्वांटिटी कभी भी नहीं चेंज हो सकता है, चाहे आप कोई भी ओरिजिन ले लें या फिर कोई भी एक्सिस आप चूज कर लें, कोई भी ओरिजिन ले ले या फिर आप कोई भी एक्सिस आप चूज कर ले तो ये चीजें कभी भी चेंज नहीं होता है, यही आपको ये बताना चाहता है। समझ रहे हैं क्या, आपको मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो आइए हम इसको दिखाते हैं आपको कि ऐसा क्यों कह रहा है कि ये क्वांटिटी नहीं चेंज होता है, ऐसा ये क्यों कह रहा है कि ये क्वांटिटी जो है आपका नहीं चेंज होता है। इसी को हम लोग कहते हैं इनवेरिएंट, क्या कहते हैं इनवेरिएंट कहते हैं। अगर आप चीजों को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता है भाई, क्या पता है आपको, कहाँ गया भाई, आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आपको ये चीज पता है कि भाई आर स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर होता है। यहाँ से 1 बराबर क्या मिलेगा एक्स बाई आर का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई आर का होल स्क्वायर और प्लस आप लिखेंगे जेड बाई आर का होल स्क्वायर कहते हैं, सही बात है। इसका मतलब एक्स बाई आर कामा वाई बाई आर कामा जेड बाई आर बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, बी द डायरेक्शन, बी द डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस, बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, ठीक है, किसका है रिजल्टेंट का फोर्स, बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है ना, हम इसे ये कहेंगे,
ठीक है। और आपको ये भी पता है यहाँ से कि आपका जी स्क्वायर इक्वल टू होता है एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर होता है, सही बात है। यहाँ से वन बराबर क्या लिखेंगे, एल बाई जी का होल स्क्वायर और एम बाई जी का होल स्क्वायर बराबर प्लस का एन बाई जी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे ये, तो एल बाई जी लिखेंगे और एम बाई जी लिखेंगे और एन बाई जी लिखेंगे, बी द डायरेक्शन कोसाइंस, बी द डायरेक्शन कोसाइंस, बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, को इसका कपल का है, ये सही बात है, कपल का है, सही बात है ना। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए ये सब चीजें बहुत रिकॉल, मतलब ये चीजें आपको हमेशा रिकॉल करना है, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें आपको हमेशा रिकॉल करना है, हमेशा रिकॉल करना है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि आपने देखा कि भाई अगर ये पॉइंट है, हमने एक पॉइंट चूज कर लिया, ये हमारा एक्सिस है, आप ऐसे एक्सिस बना सकते हैं, लेकिन एक हमारा डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा आर का डायरेक्शन है और ये हमारा क्या है, जी का डायरेक्शन है, इनके बीच में एंगल है थीटा। और आप अगर कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा क्या होता है, इसका और इसका मतलब एक्स बाई आर, कॉस थीटा आपको पता है एक्स बाई आर, मतलब दो लाइनों के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस आपको पता है L1 M1 N1 और L2 M2 N2 पता है, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, cos थीटा बराबर L1 N2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2, यही होता है। तो वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, x बाई आर का हम L बाई जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y बाई आर का हम M बाई जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस z बाई आर का हम n बाई जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्सएल अपान आर जी मिलेगा, है ना, और प्लस का अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाला सेम ही है, तो यहाँ पे एम वाई मिलेगा और प्लस का एन जेड मिलेगा, तो ये आपके सामने आ गया, है ना, आर जी आ गया। और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, कॉस थीटा, आप इसको इधर ला दीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको इधर लाएंगे तो जी कॉस थीटा लिख लीजिएगा। हम अगले पेज पे चलते हैं, तो हमको मिलेगा जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस का मतलब आपको मिलेगा एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का आप एन जेड लिखेंगे, अपान क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, सही बात है कि नहीं, सही बात है। अब जी कॉस थीटा क्या होता है, जी कॉस थीटा जो होता है वो आपका के होता है, सही बात है। जी कॉस थीटा क्या होता है, के होता है, के होता है, क्या होता है, के होता है, के और एल एक्स एम वाई प्लस का एन जेड अपॉन क्या होता है, आर होता है। अब ध्यान से देखिएगा कि सेंट्रल एक्सिस के केस में ये कभी भी क्या, ये कभी के हमारा चेंज होगा, भाई सेंट्रल एक्सिस के केस में अगर हम बात करेंगे तो ये, ठीक है ना, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिस्टम, आपको पता है कि सेंट्रल एक्सिस जो होता है किसी भी सिस्टम का यूनिक होता है, सिंस वी नो दैट, आप ध्यान से देखिएगा, सिंस वी नो दैट, मैंने प्रॉपर्टीज में आपको लिखवाया था कि सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस ऑफ एनी सिस्टम, जो सेंट्रल एक्सिस ऑफ सिस्टम, सिस्टम एक्सिस ऑफ सिस्टम, सिस्टम सेंट्रल एक्सिस ऑफ सिस्टम जो होता है वो आपका क्या होता है, वो यूनिक होता है, सिस्टम इज यूनिक, ये आपका क्या होता है, यूनिक होता है, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता है। तो जब सेंट्रल एक्सिस आपका चेंज नहीं हो सकता, यूनिक होता है, तो इसका मतलब ये है कि उस समय आर एंड जी कॉस थीटा जो है वो बोथ आर इनवेरिएंट, आर उस समय आपको पता है आर एंड जो जी कॉस थीटा है, आर एंड जी कॉस थीटा आर इनवेरिएंट, बहुत बढ़िया बात मैंने आपसे बताया है, ये आपके क्या होंगे, इनवेरिएंट होंगे, आर भी हमारा इनवेरिएंट होगा। और आपको बता दें कि आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर होता है। तो जब आर हमारा इनवेरिएंट होगा तो आर के बराबर ही तो ये है, दिस इंप्लाइज दैट आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो होगा ये आपका क्या होगा, इनवेरिएंट होगा, सही बात है। और दूसरा कि भाई जी कॉस थीटा बराबर ये है, आपने लिखा सिंस जी कॉस थीटा जो है ये आपका क्या है, आपका एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन जेड और अपॉन क्या है, आर है। और यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो जी कॉस थीटा इंटू आर बराबर एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन जेड जो है ये आपके सामने आएगा। अब आप कहते हैं कि जी कॉस थीटा जो है वो भी हमारा क्या है, इनवेरिएंट है,
आर भी क्या है, इनवेरिएंट है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, वो इनवेरिएंट होगा। अगर वो इनवेरिएंट हुआ तो एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन जेड जो होगा वो भी आपका क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। काफी मजेदार बात मैंने आपको बताया है, काफी अच्छी चीज मैंने बताया है। भाई कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स होगा उसका कोई ना कोई सेंट्रल एक्सिस तो होगा ही होगा ना। अब सेंट्रल एक्सिस के केस में आपको बता दें कि आर और जी कॉस थीटा जो होता है वो इनवेरिएंट होता है, वो बदलते नहीं है। भाई क्यों, क्योंकि सेंट्रल एक्सिस खुद नहीं बदलता, वो यूनिक होता है। तो जब वो यूनिक होगा तो फिर ये सब भी हमारे क्या होंगे, यूनिक होंगे। और यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर करना था। अब मेरे ख्याल से जो चीजें मैंने आपको बताया है वो चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फोर्स इन 3 डायमेंशन के जितने भी आपके थ्योरी पोर्शन थे मैंने आपको लगभग मैंने सारी चीज बता दिया है। इसके मैं क्वेश्चन इसी तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, डिफाइन सेंट्रल एक्सिस, ठीक है ना, और व्हाट इज रेंज, व्हाट इज पिच, व्हाट इज स्क्रू, ये सब चीज आपसे पूछा जाता है। और ये सब चीजें आपसे पूछा जाता है, सब कुछ आप फोर्स इन 3 डायमेंशन का डेफिनेशन बताइए। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो इस यूनिट से बनते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू भी बनते हैं। मैं आपके सामने 5 से 6 एमसीक्यू में लेकर आ रहा हूं और वो सभी एमसीक्यू आप देखिएगा, आप देखते ही तुरंत आप उसको कर लेंगे कि हाँ ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप कर लेंगे। ये देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, द पिच ऑफ द रेंज आर के, द पिच ऑफ द रेंज आर के, ऑप्शन क्या है, आर के है, आर स्क्वायर के है, आर बाई के है, के बाई आर है। आप देखते ही बता देंगे कि भाई पहला और दूसरा तो कभी हो ही नहीं सकता। आर के में अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि आर बाई के होगा कि के बाई आर होगा। मैं पहले भी आपको बताता था कि भाई आप जो है इसी जगह पे कंफ्यूज होंगे कि आर बाई के करना है कि के बाई आर करना है। उधर वाले को पहले करिएगा, इसके बाद इधर वाले को करिएगा। तो के बाई आर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप थोड़ा समय दीजिए, क्वेश्चन को समय दीजिए और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पिच का डेफिनेशन ये होता है, पिच, अगर कोई भी हमारा रेंज आपके सामने आर और के दिया है तो उसका जो पिच होता है वो के बाई आर होता है। ये आपको पता है, ये आपको पता होना चाहिए, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, द सिस्टम ऑफ फोर्स x, y, z, l, m, n एक्टिंग एट O रिड्यूस टू अ सिंगल रिजल्टेंट। अगर हम उसे सिंगल रिजल्टेंट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सिंगल रिजल्ट में इसको जो भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस है एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड एलिमेंट है, तो इसको अगर आप सिंगल फोर्स में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें कंडीशन क्या होता है, उसमें क्या कंडीशन होता है, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया है, क्या मैंने आपको नहीं बताया बेटा, देखिए हाँ, क्या मैंने आपको ये चीजें नहीं बताया है, बिल्कुल मैंने आपको बताया है कि अगर आप सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कपल की बात ही मत करिए, आप सिंगल फोर्स में बस आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कंडीशन क्या होता है, एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन जेड इक्वल टू 0। मतलब ये कपल की बात, मतलब कपल इस दिशा में काम ही ना करे, केवल एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करे, वो भी कौन सा, रिजल्टेंट फोर्स की बात करता है। जब केवल रिजल्टेंट फोर्स की बात करेगा तो उस समय आपका क्या कंडीशन होगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं यहाँ से, अगर आप ध्यान से देखेंगे, चीजों को समझेंगे, ठीक है, तो आपको यही वाला ऑप्शन आपको पकड़ना पड़ेगा, एल एक्स प्लस का एम प्लस का एन जेड इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे हैं, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे अगर आप देखेंगे ना कि एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर, ये इस लाइन का जो भी रिजल्टेंट फोर्स होता है उसका डायरेक्शन रेशियोज होता है ना, तो वो 0 के बराबर अगर आप कर देंगे, ये कभी 0 के बराबर होगा नहीं हो सकता भाई, डायरेक्शन कोसाइंस का सम हमेशा 1 के बराबर होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो आप वहां से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन आपका ये पता करना है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 0 होना चाहिए और ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन का आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या मैंने इसको नहीं कराया है, डेफिनेटली मैंने आपको उसको कराया है। कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस इक्विलिब्रियम में तब रहता है जब जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हम रिजल्टेंट फोर्स लगाएं और वो 0 हो जाए, और कपल जो होता है वो भी आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आर भी 0 होना चाहिए और जी भी हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर आर और जी आपका दोनों 0 हो गया तो उस सिचुएशन में आपका सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होगा, इक्विलिब्रियम। ये सभी क्वेश्चन आपको मैंने बताया हुआ है, अगर आप देखेंगे, अगर आप प्रीवियस में अगर आप पढ़ेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको वहां पे मिलेंगे, क्योंकि सभी चीजों का मैंने डेरिवेशन भी आपको कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेट लाइन अलोंग विद द सिंगल फोर्स एक्ट्स,
बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला गया है, along with the single force, केवल सिंगल फोर्स की बात कर रहा है, when considered together with the pitch। ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है किसका है, ये डेफिनेशन किसका है, ऑप्शन है रेंज का है, ऑप्शन है स्क्रू का है, ऑप्शन है कॉन्जुगेट लाइन का है, ऑप्शन है सेंट्रल एक्सिस का है। मैंने कॉन्जुगेट लाइन का डेफिनेशन आपको नहीं बताया है, आप घबराइए मत, मैं आपको उसको बताऊंगा, कॉन्जुगेट लाइन का डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आप घबराइए ना। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से चूंकि मैंने नहीं बताया और मैंने ये क्वेश्चन लेकर आया, तो ये ऑप्शन तो कभी होना है नहीं, लेकिन मुझे आपको बताना है कि जो कॉन्जुगेट लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट लाइंस होते हैं, कॉन्जुगेट प्लेन्स होते हैं, कॉन्जुगेट पॉइंट होते हैं, नल लाइन होते हैं, लाइन प्लेस, नल पॉइंट, ये सब चीजें आपको समझ में आएगा। यहाँ डेफिनेशन देखिए, रेंज क्या होता है, रेंज मतलब बस आर कमा के, अगर आपने आर कमा के को लिख दिया तो ये आपका रेंज होता है, तो क्या ये ऑप्शन रेंज का होगा, गलत है। सेंट्रल एक्सिस आपको बताते हैं, सेंट्रल एक्सिस का डायरेक्शन में केवल सिंगल फोर्स नहीं होता है, उसकी डायरेक्शन में आपका कपल भी आता है, यहाँ पे कपल की बात की नहीं बात किया है, हाँ आगे चल के पिच की बात किया तो सेंट्रल एक्सिस भी नहीं होगा, आपका स्क्रू हो जाएगा, श्योर है, इसका आंसर क्या होगा, स्क्रू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पिच की भी बात कर रहा है, देखिए सेंट्रल एक्सिस में आपका सिंगल फोर्स के साथ साथ आपका कपल भी कोइंसाइड करना चाहिए, तभी आप वहां पे कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्स वाई जेड कॉमा एल कॉमा एम कॉमा एन एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इज इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम कब होगा, ये हमारे इक्विलिब्रियम कब होंगे। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन में आपके सामने एक ये क्वेश्चन था, कहाँ गया ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कहाँ गया, ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन था, r बराबर 0 और g बराबर 0, यहाँ पे कह रहा है r क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, और g बराबर क्या होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है। यही कंडीशन आप वहां पे यूज करेंगे, डेफिनेटली यही कंडीशन आप यूज करेंगे। आप इस क्वेश्चन को देखिए, भाई इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि r बराबर भी 0 होगा और g बराबर भी 0 होगा, और r बराबर क्या होता है, आप कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर होता है, r की वैल्यू 0 तो r स्क्वायर भी 0 होगा, इसका मतलब 0 होगा, और यहाँ से क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 3 नंबर का स्क्वायर अगर आपको 0 के बराबर, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर 0 हो रहा है तो इसका मतलब वो नंबर खुद 0 रहेगा तभी होगा, इसका मतलब x भी 0 होगा और y भी 0 रहेगा और यहाँ पे z भी 0 रहेगा। सिमिलरली आप लिखते हैं जी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर अगर बोल रहा है तो आपका ये 0 होता है, तो एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर ये 0 होगा। किसी नंबर का स्क्वायर अगर 0 के बराबर हो तो ये तभी हो सकता है जब वो खुद नंबर 0 हो, तो एल भी 0 होगा और एम भी 0 होगा और आपका एन भी 0 होगा। मतलब आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है, आर और जी में भी दे सकता है और एलएमएन और एक्स वाई जेड में भी दे सकता है, तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सटीक बैठेगा। आपका एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, जेड बराबर, भाई उसी से निकला है ये क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं हो गया, उसी से निकला है क्वेश्चन, उसी से निकला है, बस आपको थोड़ा सा पकड़ने की जरूरत है, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल फोर्सेस टुगेदर विद द कपल। देखिए सिंगल फोर्स के साथ साथ क्या बोल रहा है, कपल भी बोल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे सिंगल फोर्स के साथ साथ कपल भी बोल रहा है, whose axis along the direction of a single force, वो सिंगल फोर्स का डायरेक्शन होगा, जिसकी एक्सिस सिंगल फोर्स का डायरेक्शन होगा, दिस सिंगल लाइन इज कॉल्ड, ये सिंगल लाइन हमारी क्या कहलाती है, आपके सामने रेंज है, आपके सामने नल पॉइंट है, आपके सामने नल प्लेन है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका सेंट्रल एक्सिस होगा, ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, सेंट्रल एक्सिस होगा। आप नल लाइन, नल लाइन मतलब उस लाइन को क्या कहेंगे, उस लाइन को हम सेंट्रल एक्सिस कहेंगे, क्यों, क्योंकि सेंट्रल एक्सिस का डेफिनेशन होता है कि जिसके एक्सिस में सिंग फोर्स और कपल का दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, फोर्स और कपल दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एक्सिस कहते हैं। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो ये क्वेश्चन सेंट्रल एक्सिस का डेफिनेशन भी है, अगर सेंट्रल एक्सिस का डेफिनेशन आपको पता है तो भी आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप समझे सेंट्रल एक्सिस को तो भी कर सकते हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे चल के हम नल लाइन भी बताएंगे, तो नल लाइन और सेंट्रल लाइन, सेंट्रल एक्सिस में थोड़ा डिफरेंस होता है। और एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, द सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्स वाई जेड एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी इज कंपाउंडेड इनटू अ सिंगल फोर्स, अगर उसको हम सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या कंडीशन होगा, क्या कंडीशन होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने बताया था एकदम सेम क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है, उसे हम सिंगल फोर्स में देखिए क्या लिखा गया है, कंपाउंडेड टू अ सिंगल फोर्स, और इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन आप पढ़िएगा, देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ओ रिड्यूस्ड टू अ सिंगल फोर्स, अगर आप सिंगल फोर्स यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे कंडीशन क्या था, एलएस प्लस एम प्लस एन जेड इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका किसने बदला है, तो यहाँ पर भी जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ये होगा एलएक्स प्लस एम प्लस एन जेड इक्वल टू 0। हाँ यहाँ पे एक्स वाई जेड में कंडीशन नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एलएक्स
प्लस वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0 का आपने देखा, मैंने आपको बताया, मैंने आपको फोर्स इन 3 डायमेंशन का मैंने आपको थ्योरी कराया, मैंने आपको एमसीक्यू कराया। थ्योरी के बाद एमसीक्यू देखिए सभी एमसीक्यू बना लिए। इस चैप्टर से एमसीक्यू इससे अलग कुछ नहीं बनता है, इससे अलग डेफिनेटली कुछ नहीं बनता है। बहुत माइनर गलतियां करते हैं बच्चे, आपको वो गलतियां नहीं करना है। आपने अगर यहाँ पढ़ा है तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर है ना? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड नाइट आप लोगों को, और हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, गुड नाइट बेटा।